अभी नहीं आई, अभी वीडियो शूट आउट हम लोग। ठीक, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लाया हूँ फिजिक्स कक्षा 12 वालों के लिए। पहला चैप्टर है आज से स्टार्ट। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले आते हैं टॉपिक पे। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेके मेरे साथ में बैठ जाइए और ज़रूरत पड़े तो आप लोग लिखते भी जाना, और एक अच्छी बढ़िया सूटेबल फिजिक्स की फेयर कॉपी बना लीजिए आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी सबसे पहले हेडिंग है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत। तो सबसे पहले घर्षण विद्युत के बारे में जानते हैं। घर्षण विद्युत क्या होता है? तो यहाँ पर घर्षण विद्युत का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु को आपस में रगड़ना। घर्षण का मतलब हो गया किसी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना, ये मतलब हो गया घर्षण। और यहीं पर है विद्युत, तो विद्युत का मतलब हो गया है कि उस पर आवेशित होना, यानी कहने का मतलब हो गया कि छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता घर्षण विद्युत कहलाता है। इसको आप लोग कॉपी में भी लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में। ऐसा लिखेंगे, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना तथा वह वस्तु छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती हो, उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं अंबर। ये एक प्रकार का पदार्थ होता है। इसको जब हम ऊनी वस्त्र के साथ में रगड़ते हैं तो अंबर पर छोटे छोटे टुकड़ों को आवेशित करने की क्षमता आ जाती है। उसे कहते हैं ये विद्युतमय हो गया, यानी आवेशित हो गया। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार समझ लें। यानी अंबर एक पदार्थ होता है जो भी, इसको जब ऊनी वस्त्र के साथ में रगड़ते हैं तो अंबर में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि मान लीजिए छोटे छोटे कागज के टुकड़े यहाँ पर रख दिए जाएं, तो ये अंबर जो है इन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इसको बोलते हैं कि ये विद्युतमय हो गया, विद्युतमय हो गया। समझ में आ गया होगा हमें लगता है। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिएगा ये एक ऊनी वस्त्र है, ऊनी कपड़ा या ऊनी वस्त्र कह सकते हैं इसको, ऊनी वस्त्र। इसको हम लोग एक कांच की छड़ के साथ में रगड़ते हैं। कांच की छड़, इस ऊनी वस्त्र को हमने कांच की छड़ के साथ में रगड़ा। उसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं एक चीज और कुछ, बिल्ली की खाल। ये लीजिए मैंने बिल्ली की खाल। इस बिल्ली की खाल को भी मैंने एबोनॉइट की छड़ से रगड़ा। एबोनॉइट की छड़ के साथ में इसको रगड़ा। तो हम देखते क्या हैं कि इस कांच की छड़ में और एबोनॉइट की छड़ में एक ऐसा गुण हो गया कि ये छोटे छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को हम बता देते हैं घर पे यूज करने के लिए। अपने सूखे बालों में आप लोग कंघा लीजिए, कंघे को आप सूखे बालों में लगाइए, रगड़िए। इसके बाद में देखेंगे धूल मिट्टी के कण जमीन पे लगाएंगे तो उसमें चिपक जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि वो कंघा जो है विद्युतमय हो गया, आवेशित हो गया। अब ये कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ में रगड़ा, दूसरी कांच को फिर इसी ऊनी वस्त्र के साथ में रगड़ते हैं।
ये एक और कांच की छड़ है, कांच की छड़, इसको भी इसी के साथ में रखो, रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद में इन दोनों छड़ों को पास पास में रखा, जैसा कि मैंने चित्र की सहायता से रखा है। जब पास पास में रखते हैं तो देखते हैं क्या कि इन दोनों में प्रतिकर्षण बल होता है। प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है यहाँ पर कौन सा बल मैंने बताया, प्रतिकर्षण। नीचे लिखते हैं इसको, प्रतिकर्षण बल। यहाँ प्रतिकर्षण बल का मतलब हो गया कि ये वाली छड़ जो है इसको दूर धकेल रही है और ये वाली छड़ इसको, यानी दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसको कहते हैं प्रतिकर्षण बल। इसी प्रकार अब बिल्ली की खाल से एक एबोनॉइड की छड़ और रखी मैंने, ये भी है मेरी एबोनॉइड की छड़। एबोनॉइड की छड़ को जब मैंने बिल्ली की खाल से रगड़ के रखा तो भी मैंने देखा क्या कि ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। तो कहने का मतलब इन दोनों में कैसा बल लगा, बिल्ली की खाल से जब एबोनॉइड की छड़ को रखा तो इसमें भी प्रतिकर्षण बल लगा, और जब ऊनी वस्त्र को कांच की छड़ के साथ में रगड़ा, दोनों को पास पास में लाए तो इनमें भी प्रतिकर्षण बल लगा। अब अभी वैज्ञानिकों को ये बात तो नहीं मालूम थी कि जब ये खोज हो रही थी उस समय, तो वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि बल कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा कि इसमें प्रतिकर्षण बल लगा है, किसी में आकर्षण भी बल भी लगेगा। तो जानते हैं आकर्षण बल किसमें लगता है। तो अब मैंने क्या काम किया, एक कांच की छड़ को ले लिया और एक एबोनाइट की छड़ को ले लिया, इन दोनों को पास पास में रखा है। तो देखिए पास में रखते हैं इसको, ये है मेरी कांच की छड़, ये कांच की छड़ है, और इसको एबोनॉइड की छड़ को यहाँ पर पास में रखा, ये है मेरी एबोनॉइड की छड़। जब मैंने इन दोनों को पास पास में रखा, कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ में रगड़ा हुआ था, एबोनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ था, जब दोनों को पास पास में लाए तो हम देखते हैं क्या कि ये वाली छड़ जो होती है ये इधर की ओर जाती है, और एबोनॉइड की जो छड़ होती है ये इधर की ओर जाती है। यानी कि दोनों छड़ें जो हैं, कांच की छड़ और एबोनॉइड की छड़, दोनों छड़ें आपस में चिपक रही हैं, यानी कि पास में आ रही हैं। तो यहाँ पर दोनों छड़ें कैसी जा रही थी, दूर जा रही थी। यहाँ पर दोनों छड़ें कैसी आ रही हैं, पास में आ रही हैं, यानी कि पास में आ रही हैं। तो इसका मतलब हो गया इसमें कौन सा बल लगेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण का, तो यहाँ पर कौन सा होगा, आकर्षण बल। यहाँ पर लग गया आपका आकर्षण बल। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि जो बल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 प्रतिकर्षण बल और नंबर 2 पे जो होता है वो आकर्षण बल होता है। अब आगे इसी प्रकार हम आगे आप लोग जो हैं सभी छात्र मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय राजीव सर को सर्च कर सकते हैं, और उस पर सभी वीडियो मेरे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सभी वीडियो आप उसमें भी देख सकते हैं, और जो कॉलेज ग्रुप क्लास बाय क्लास जो आपको दिए जा रहे हैं उसे भी दे सकते हैं। मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे जितनी भी वीडियो आपके पास आएंगी वो आपके पास पहुँचती रहेंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जितने वीडियो में डालूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। अब हम आगे बात करते हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। तो जानते हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, इस पूरे ब्रह्मांड की बात करें, यानी कि हमारी पूरी पृथ्वी यानी पूरी सृष्टि, उसमें जितनी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को ले लें, जैसे मैं सामने अपने देख रहा हूँ, एक ईंट रखा है मेरे पास, जो ईंट जो है ये मिट्टी के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी कोई भी वस्तु ले लो आप ब्रह्मांड की, सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। कण यानी कण जो होता है, कण, इसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। ये कण जो होता है हमारा अणु से मिलकर बना होता है, कण जो है वो अणु से मिलकर बना होता है, और अणु जो है वो पदार्थ से मिलकर बना होता है।
जो है वो पदार्थ से मिलकर के बना होता है। यानी सबसे पहले आएगा मेरा कण, यानी कोई पदार्थ, वो अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर के बना होता है। ये जो है परमाणु से मिलकर के बना होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक तत्व तो है हमारा वर्षावधि में हीलियम। आप लोग सभी लोग जानते होंगे हीलियम। इसका सिंबल जो होता है वो He होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 2 होता है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो हीलियम जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? ये नाभिक है, इसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक में क्या होता है? नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। यानी एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इसके बाहर की ओर ये जो होती है ये कक्षाएं या कक्षा, इसको हम लोग कक्षा बोलते हैं। तो हमने जैसा कि जानते हैं परमाणु हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस कक्षा में चारों तरफ वो चक्कर लगा रहे होंगे। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन, तो एक तत्व में 3 चीजें आ गई मेरी। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई से लिखते हैं, फिर नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 न्यूट्रॉन। यानी हमारी जो एक तत्व है उसमें 3 चीजें हो गई। नंबर 1 हो गया इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 हो गया प्रोटॉन, नंबर 3 हो गया न्यूट्रॉन। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं जरा। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग ई से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन ई होता है, फिर दूसरा होता है प्रोटॉन, इसको हम लोग पी से लिखते हैं। और तीसरे नंबर पे होता है न्यूट्रॉन, इसको हम लोग एन से लिखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये हमेशा ऋणावेशित होता है। कैसा होता है भैया? ऋणावेशित। ये ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है। ये जो होता है धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन ना ही तो ऋणावेशित होता है और ना ही तो धनावेशित, इसलिए इसको हम बोल देते हैं ये उदासीन होता है। कैसा होता है भैया? उदासीन। अब हम इसकी वैल्यू के बारे में भी जान लेते हैं। जो ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका मान जो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो प्रोटॉन होता है इसका मान होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, इसलिए इसका मान ऋण में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ पर कूलम जो होता है इसकी इकाई होती है। जैसे हम लोग कपड़े की इकाई, कपड़े को मीटर में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं, दूध को लीटर में या जल को लीटर में, तेल को लीटर में, यानी उसी प्रकार इसकी इकाई जो होती है वो कूलम होती है। अब मान लीजिएगा कि जो मैंने पहले भी पढ़ा था घर्षण विद्युत, और इसके आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से जब तुलना करेंगे तो हम देखेंगे एक नई चीज निकल के आती है। देखते हैं, जैसे मैंने पहले एक बिल्ली की खाल को रगड़ा था कांच की छड़ से, एबोनॉइड की छड़ से या अन्य किसी से। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक रेशम का कपड़ा है, मान लेते हैं ये रेशम का कपड़ा है, रेशम का वस्त्र या कपड़ा मान लिया मैंने। ये एक रेशम का वस्त्र है और इसको मैंने एक कांच की छड़ के साथ में रखा।
ये जो है ये कांच की छड़ है, कांच की छड़। इसके साथ में मैंने इसको आपस में रगड़ दिया। तो रगड़ने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि पहले, अभी रगड़ने से पहले दोनों कैसे हैं, ये दोनों ना तो इस पर धनावेश है ना ही तो इस पर ऋणावेश है। इसी प्रकार जो रेशम का वस्त्र है यहाँ पर ना तो इस पर कोई धनावेश है और ना ही तो कोई इस पर कोई ऋणावेश है, यानी दोनों ये चीजें कैसी हैं, दोनों अभी उदासीन हैं, यानी ना तो धनात्मक आवेश है और ना ही तो ऋणात्मक आवेश है। जब इन दोनों वस्तुओं पर कोई आवेश नहीं है तो ये दोनों वस्तुएं कैसी हैं, दोनों वस्तुएं ही कैसी भैया बताएंगे आप लोग, उदासीन। ये दोनों कांच की छड़ भी और रेशम का वस्त्र भी दोनों ही उदासीन हैं। अब जब इन दोनों को मैंने आपस में रगड़ा, जब दोनों को आपस में रगड़ा तो हुआ क्या कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पर आ गए, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होकर रेशम के कपड़े पर आ गए। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तो ये जो रेशम का वस्त्र है ये कैसा हो गया, इस पर निगेटिव चार्ज आ गए, यानी कि ये इसमें ऋणात्मक आवेश आ गया। अब इस रेशम के वस्त्र पर तो ऋणात्मक आवेश आ गया, वहीं कांच की छड़ है जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर आए, यानी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस पर आए तो इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा भैया, इस पर हो जाएगा धनावेशित, यानी ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आए तो इस पर ऋणावेशित और इस पर धनावेशित हो गया। यानी हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जिस पर अधिकता होती है, इधर देख लें, और इस चीज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी कि कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन स्थापित हो गए आके, यानी इनका स्थानांतरण हो गया। अब इन चीजों को क्या बोलेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले क्या था, जो रेशम का वस्त्र था और जो कांच की छड़ थी ये उदासीन थे, दोनों कैसे थे, उदासीन, यानी ना इस पर कोई आवेश था और ना ही तो कोई इस पर आवेश था। जब दोनों को आपस में रगड़ा गया तो इस पर ऋणावेश आ गया, यानी जितने पहले इलेक्ट्रॉन थे उससे और इसमें ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि इस रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। फिर एक बार समझ लीजिएगा, ये दोनों रेशम का वस्त्र और कांच की छड़ पहले उदासीन थे, न तो इस पर आवेश ज्यादा थे न इस पर, जितने इस पर थे उतने इस पर होंगे। फिर हुआ क्या, दोनों को आपस में रगड़ दिया, जब रगड़ दिया तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पर आ गए, यानी इस पर तो कैसा आवेश हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी ऋणावेश हो गया, यानी कि जो इस पर इलेक्ट्रॉन थे उससे निकल के रेशम के कपड़े पर आए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई किसमें, रेशम के कपड़े पर, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी वो कण कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। यही मैं आपको समझाना चाहता था, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी वो कण कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलेंगे भैया, ऋणावेशित। ऋणावेशित हो गया। अब ये ऋणावेशित हो गया। इसी प्रकार अब इस पर जब इससे इस पे चले गए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब इलेक्ट्रॉनों की कमी, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस पर धनात्मक आवेश, यानी ये हो जाता है धनावेशित। ये छड़ कैसी हो गई, धनावेशित हो गई। यानी ये कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि जब किसी भी चीज पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो चीज ऋणावेशित हो जाएगी, और जिस किसी चीज पर इलेक्ट्रॉनों की
कमी होगी वो धनावेशित हो जाती है। इसको आप सही से भी लिख सकते हैं, ऋणावेशित। आप लोग सही से लिखें अपनी अपनी कॉपी में। ये ऋणावेशित हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आगे आवेशों के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के गुण। तो सबसे पहले इसमें है आवेशों के गुण में नंबर 1, आवेशों में हमने अभी पढ़ा था पहले, एक तो आकर्षण बल होता है, दूसरा प्रतिकर्षण बल होता है। यानी आवेशों में कितने प्रकार के बल होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? लिख देते हैं यहाँ पर। आवेशों में प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल होता है। समझ गए होंगे? आवेशों में एक प्रतिकर्षण बल होता है और दूसरा आकर्षण बल होता है। यानी जब हमने पहले देखा था कि समान आवेशों में जब समान आवेश होते थे, कहने का मतलब किसी भी, अभी आगे हम समझा चुके हैं ऊपर, कि समान आवेशों में जो होता है वो प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार दूसरी हेडिंग है इसमें आवेशों के गुण में विद्युत प्रेरण। नंबर 2 पे है विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण क्या होता है? मान लीजिएगा कि मैंने 2 छड़ें ली, 2 छड़ें कांच की छड़ें हैं, मैंने 2 ले ली। एक छड़ ये है जिस पर पॉजिटिव यानी धनात्मक चार्ज, उसी के बाद में एक दूसरी छड़ ले ली मैंने, ये जिस पर कि ये उदासीन है, ये धनात्मक चार्ज है और ये उदासीन है। ये कैसी छड़ है? उदासीन, यानी जिस पर बराबर आवेश होंगे। पहला ऋणात्मक है तो दूसरा धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, यानी इस प्रकार से समान रूप से वितरित आवेश है। पहले ऋणात्मक है, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, और इस पर जो है वो धनात्मक आवेश है। जब इन दोनों छड़ों को हम पास पास में लाते हैं तो होता क्या है? ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो ऐसे रहते हैं, इस पर धनात्मक आवेश ही रहते हैं। इस पर क्या होते हैं? मैंने ऊपर लिखाया आप लोगों को कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। तो जो समान आवेश है वो एक दूसरे के विपरीत कोने पे चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि इसी क्षण में, ये वाली क्षण में जैसा कि ये है तो वैसी रहेगी, और इस क्षण में जो हमारे नेगेटिव चार्ज हैं वो पहले आ जाएंगे। यानी जो भी नेगेटिव चार्ज हैं ये पहले आ गए, और पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो दूसरे छोर पे दूसरी तरफ चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कार्य करेगा। अब इसी में तीसरी हेडिंग है योग का गुण। योग का गुण तो आवेशों का योग भी उसी प्रकार से चलता है जैसे कि योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिएगा कोई भी संख्याएं हो बढ़ती संक्रिया की, जैसे 3 और 4 हम जोड़ेंगे तो 7 ही तो होगा, 2 5 जोड़ेंगे तब भी तो 7 ही तो होगा, यानी कि 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 ही तो होगा। यानी कहने का मतलब है कि आवेशों के जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने ले लिया 3Q और +4Q आवेश है, एक 3Q है एक 4Q है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 7Q। यानी कि योग के गुण में, योग की संक्रिया में आवेश जैसे मैंने ले लिया Q
और एक और जोड़ दिया 2 क्यू, जोड़ोगे दोनों को तो क्या हो जाएगा 3 क्यू। यानी कि जोड़ की संक्रिया जो होती है, जो गणितीय भाषा में जो चीज़ें चलती हैं वही चलेंगी। अब हम बात करेंगे आगे नंबर 4 पर आवेश संरक्षण का नियम। अब हम लोग देखेंगे आवेशों का संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तो इसमें क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है किसी भी अपक्रिया के तहत। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया मेरा कि रगड़ने से पहले, यानी इन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से पहले तथा, यानी पहले रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद में, और इसी क्रम में रगड़ने के बाद, यानी रगड़ने से पहले रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही रहेगी। यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ में रगड़ते हैं तो रगड़ने से पहले या रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही रहती है। सिर्फ होता क्या है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 5 पे, आवेशों के मात्रा पर वेग का प्रभाव। यहाँ पर हम बात करेंगे आवेशों की मात्रा पर वेग का प्रभाव। मान लीजिए कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है और वो v वेग से चल रही है, ठीक है। ऐसे मानिएगा, माना किसी वस्तु का विराम द्रव्यमान ये m नॉट है और m द्रव्यमान का पिंड जो है उसकी गति, मान लीजिएगा m द्रव्यमान का पिंड v वेग से गतिमान है। तो उसका वेग हो जाएगा mv, एक ग्राम द्रव्यमान जिसकी वैल्यू m नॉट है, m द्रव्यमान के पिंड के का वेग जो है वो mv हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र बन जाएगा mv बराबर m नॉट बटे अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। यानी ये mv क्या है, mv यहाँ पर पिंड का वेग है, तो पिंड का वेग बराबर m नॉट यानी कि पिंड का द्रव्यमान बटे अंडर रूट 1 माइनस v यहाँ पर वेग है, v जो है वो पिंड का वेग है, यानी v स्क्वायर अपान c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और अपान c स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है। यहाँ इस आवेशों की मात्रा पर वेग का प्रभाव का मतलब है कि द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आवेश पर द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आवेश पर द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता। इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेशों की क्वांटम प्रकृति। इसको मिटा करके
आवेशों की क्वांटम प्रकृति। अगर हिंदी कहीं कहीं गलत हो जाए तो आप लोग सही कर लीजिएगा। आवेशों की क्वांटम प्रकृति। तो वैसे इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते होंगे ई की वैल्यू जो है वो लगभग में 3-4 वैल्यू होती, मैं सभी लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे होती है पहले 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, फिर होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, फिर होती है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम, और होती है 8.0 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये सभी की जो इकाई होती है वो क्या होती है? कूलम। इन तीनों की जो इकाई है वो क्या है? तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ई की वैल्यू है, वैसे प्रयोगों पे तो ये लिखी जाती है। प्रयोगों तौर पे ई का मान होता है प्लस माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे तो ये 16 का कितना है? 1.6। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 3.2। और इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 4.8। और इसका 5 गुना क्या हो जाएगा? 8.0। यानी ये इसके सभी अनुपातिक रूप लिखे हुए हैं। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन सभी में जो ई का न्यूनतम मान है वो कितना है?